अब हम आगे अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इससे पूर्व वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर कहने की जो लेरिंग्स होती है, क्या होती है? लेरिंग्स। लेरिंग्स को कहना चाहिए कंठ या फिर स्वर यंत्र कहा जाता है, क्योंकि लेरिंग्स की सहायता से हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं? आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? लेरिंग्स के बाद आगे क्या होती है? ट्रेकिया। आगे क्या होती है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया का अध्ययन हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। क्लियर? गोल घेरे में स्थित आर्गन का नाम बताइए। तो यहाँ पर कहने चाहिए, आप लोगों को मैं पूर्व में बताया हूँ, ये वास्तव में कहने की जो गोल घेरे में स्थित आर्गन है उसका नाम क्या है? यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे राइट लंग्स। केवल गोल घेरे में स्थित आर्गन का नाम बताना है, तो ये कहना चाहिए इसको बताया जा रहा है। तो ये क्या है? ये राइट लंग्स। और ये क्या है? लेफ्ट लंग्स। क्लियर? लेरिंग्स गलत, ट्रेकिया गलत, ठीक है जी। लेफ्ट लंग्स गलत। ये कहना चाहिए, वास्तव में इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो ये भाग क्या है? ट्रेकिया है। और ये कहने चाहिए आगे चलकर ये दो शाखा में बढ़ती है। इस शाखा को ध्यान से देखेंगे तो इस शाखा को क्या कहा जाता है? ब्रोंकी। क्या कहा जाता है? ब्रोंकी। ये जो ब्रोंकी होता है आगे चलकर और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है, तब इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल। जब और शाखा में बढ़ती जाती है तब उनको कहा जाता है एल्यूलर डक्ट। और महीन शाखा में बढ़ती है तब उसको कहा जाता है एल्यूलर सैक। और लास्ट में जो एल्यूलर सैक होते हैं वो छोटे छोटे इस प्रकार से कहना चाहिए कुपिका में समाप्त होती है, छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में, ठीक है, तब उनको कहा जाता है एल्योली या फिर एयर सैक, वायु कोश। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, तीर चिन्ह द्वारा प्रदर्शित आर्गन का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कहने कि आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए, आप लोगों को मैं पहले भी इसका नामकरण बता चुका हूँ। क्लियर? ये भाग क्या है? ट्रेकिया। और ये भाग क्या है? ब्रोंकी। ये भाग क्या है? ब्रोंकियोल। और शाखा में बढ़ती जाती है उसको क्या कहा जाता है? एल्यूलर डक्ट। और महीन शाखा को क्या कहा जाता है? एल्यूलर सैक। और लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एयर सैक कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब ये कहना चाहिए ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे चलकर दो शाखाओं में बढ़ती तब उसको कहेंगे ब्रोंकी। आगे चलकर और शाखाओं में बढ़ती तब उसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोल। और शाखाओं में मतलब शाखा में विभाजित होती जाती है तो पतली होती जाती है, बाद में उसको क्या कहेंगे? एल्यूलर डक्ट, एक नलिका के रूप में। उसके बाद एल्यूलर सैक। उसके बाद जब ये छोटे छोटे कहना चाहिए इस प्रकार से कुपिका में समाप्त होती है, इनको कहा जाता है वायु कोश। ठीक है, एयर सैक या फिर एल्योली। क्लियर? कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है जो कहने चाहिए ब्रोंकियोल्स होते हैं। ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है? ब्रोंकियोल्स की एपिथेलियम में 3 विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहले सेल्स को कहा जाता है आर्जेंटाफिन सेल्स। पहले को क्या कहा जाता है? आर्जेंटाफिन सेल्स, या फिर उसका दूसरा नाम होता है कल्चिसकी सेल्स। कल्चिसकी सेल्स, या फिर उसका नाम होता है आर्जेंटाफिन सेल्स। आर्जेंटाफिन सेल्स। ये सेल्स कहना चाहिए कुछ पदार्थों को सेक्रेशन करते हैं। जैसे 2 पदार्थ है, एक होता है सीरोटोनिन और एक होता है हिस्टेमिन। ये शब्द आपको सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि हमारे जो स्टमक होती है, अमाशय होती है, उनमें भी कहना चाहिए आर्जेंटाफिन सेल्स पाई जाती है। और ये सेल्स भी कहना चाहिए वहाँ पर भी हिस्टेमिन और सीरोटोनिन 2 रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। जो हिस्टेमिन होते हैं
वो कहना चाहिए फैलाने का कार्य करते हैं, और जो सीरोटोनिन होते हैं वो संकुचन करने का कार्य करते हैं। क्लियर? तो कहना चाहिए जो हिस्टामिन होते हैं वो यहाँ पर ब्रोंकियोल्स को क्या करेंगे, फैलाएंगे, और सीरोटोनिन ब्रोंकियोल्स को क्या करेंगे, संकुचित करेंगे। ये आर्जेंटाफिन सेल्स है जो ब्रोंकियोल्स की इपिथेलियम में पाई जाती है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की पहला सेल्स है, आर्जेंटाफिन सेल्स है, जो कहना चाहिए हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सेक्रेशन करेंगे। हिस्टामिन हमेशा कहना चाहिए फैलाने का कार्य करती है, और सीरोटोनिन उनके जस्ट अपोजिट मतलब संकुचन करने का कार्य करते हैं। क्लियर? दूसरा कहना चाहिए होती है क्लारा सेल्स। दूसरा क्या होती है, क्लारा सेल्स। ठीक है, ये क्लारा सेल्स कहना चाहिए सरपेक्टेंट का सेक्रेशन करती है। दूसरा होता है क्लारा सेल्स। ये जो क्लारा सेल्स होते हैं सरपेक्टेंट का क्या करती है, सेक्रेशन करती है। और ये कहना चाहिए जो सरपेक्टेंट होती है जिनका ये सेक्रेशन करते हैं, ये ब्रोंकियोल्स को कहना चाहिए चिपकने या फिर पिचकने से रोकती है। ये ब्रोंकियोल्स को पिचकने या चिपकने से क्या करती है, रोकती है। कई बार कहना चाहिए कुछ पुस्तकों में ये भी लिखा रहता है, मान लो कहना चाहिए कोई चाइल्ड है, कोई नवजात चाइल्ड है, नवजात शिशु है, उनके शरीर में कहना चाहिए ये जो क्लारा सेल्स होते हैं वो सरपेक्टेंट का सेक्रेशन नहीं कर पाते हैं। ये जो क्लारा सेल्स होते हैं सरपेक्टेंट का सेक्रेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके शरीर में, नवजात शिशुओं के शरीर में सरपेक्टेंट का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो शिशु को कहना चाहिए सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, जिसके कारण शिशु की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तब इसको कहना चाहिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, शॉर्टकट कहना चाहिए RDS। RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। तीसरा सेल्स का नाम होता है डस्ट सेल्स। तीसरा सेल्स का नाम होता है डस्ट सेल्स। ये डस्ट सेल्स कहना चाहिए एक फैगोसाइट्स सेल्स होती है। फैगोसाइट्स सेल्स मतलब जो शरीर में कहना चाहिए बाहरी धूल कण होते हैं जो प्रविष्ट करते हैं श्वसन मार्ग से, उनका क्या कर देते हैं, ये फैगोसाइट्स कर देते हैं, मतलब उनका भक्षण कर देते हैं। ये तीनों विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है जो किस में पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स में पाई जाती है। क्लियर? अगली है निम्न ऑर्गन का नाम बताएं। आप इसको कहना चाहिए देखते ही बता सकते हैं। लेरिंग्स गलत, इसोफेगस गलत, तो उत्तर यहाँ पर क्या है, ट्रेकिया, क्योंकि ऊपर में क्या होती है, लेरिंग्स होती है, और ये क्या है, ब्रोंकी, और ये जो पूरी भाग है ये क्या है, ये ट्रेकिया है। क्लियर? ट्रेकिया को कहना चाहिए हिंदी में क्या कहा जाता है, श्वास नाल, वायु नलिका। क्लियर? इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से कहना चाहिए क्या है, ये ट्रेकिया है, एक नलिका है। ठीक है, श्वास नाल कह सकते हैं। लेकिन इसमें कहना चाहिए 15 से 20 की संख्या में कार्टिलेज या उपास्थि का बना हुआ इसमें अधूरे छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार से छल्ले पाए जाएंगे तब उसको अधूरे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये कहना चाहिए इस प्रकार की होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अधूरे छल्ले कहेंगे। तो इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहना चाहिए इस प्रकार की कुछ अधूरे छल्ले पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से गोल गोल। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 16 से 20 के आसपास होती है, और ये कार्टिलेज होती है, उपास्थि का बना हुआ एक अधूरे छल्ले पाई जाती है। और ये कहना चाहिए पूरी जो ट्रेकिया होती है इनकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो हमारी कहना चाहिए पूरी गर्दन में क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, ये जो हमारे पूरी गर्दन होती है उसके अंदर में एक नलिका पाई जाती है। ये कहना चाहिए पाचन नलिका नहीं है, एक और नलिका है, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेकिया। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है और इसमें 15 से 20 की संख्या में कहना चाहिए उपास्थि में अधूरे छल्ले पाई जाती है। तो ये अधूरे छल्ले का यहाँ पर क्या कार्य है, जो उपास्थीमय होता है या फिर उपास्थि का बना हुआ पाया जाता है, ये कहना चाहिए ट्रेकिया को
पिचकने से या चिपकने से क्या कर देती है, रोक देती है। ये जो अधूरे छल्ले होते हैं इनको कहना चाहिए एक दूसरे से चिपकने से या पिचकने से क्या कर देती है, इसको रोक देती है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है लेरिंग्स एंड ओकल कार्ड हमारे शरीर में कौन से आर्गन हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर क्या है, ध्वनि उत्पादक आर्गन। उत्तर क्या है, ध्वनि उत्पादक आर्गन। पाचन अंग गलत, ताप उत्पादक अंग गलत, तो क्या है ये, ध्वनि उत्पादक अंग है। क्लियर। ये जो कहना चाहिए जो लेरिंग्स है, ठीक है, कई पुस्तकों में कहना चाहिए जो लेरिंग्स होता है, ठीक है, इनके कहना चाहिए और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे। लेरिंग्स कहना चाहिए स्वर यंत्र कह सकते हैं, कर्ण कह सकते हैं। इसके अंदर में ओकल कार्ड पाई जाती है जो कहना चाहिए ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये ओकल कार्ड कहना चाहिए फ्रॉग में भी पाई जाती है, लेकिन पक्षियों का कहना चाहिए ध्वनि उत्पादक अंग होता है, सिरिनिक्स होता है। क्लियर। इसके अंदर ही कहना चाहिए ग्लॉटिस होती है। ग्लॉटिस को ढकने के लिए क्या पाई जाती है, इपीग्लॉटिस पाई जाती है। ठीक है जी। इसके बाद कहना चाहिए आगे क्वेश्चन है प्लूरल कैविटी में कौन सा द्रव पाए जाते हैं। पहले आप कहना चाहिए लंग्स का नामांकित चित्र देखिए। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यही कहना चाहिए लंग्स है। ये भाग कहना चाहिए आपका क्या है, ट्रेकिया है, और ये क्या है आपका राइट लंग्स है, और ये भाग क्या है, लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर विशिष्ट रूप से लेयर को बताया जा रहा है। कई बार इस लेयर में हम लोग कंफ्यूज होते हैं, उसी कारण कहना चाहिए इसको मैं स्पष्ट करने के लिए इस चित्र को यहाँ पर दिया हूँ, और यहाँ पर आप व्हाइट अक्षर में कहना चाहिए इसका नामकरण भी देख सकते हैं। क्लियर। अब आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर कहना चाहिए ये पहला एरो देखिए, ये कहना चाहिए, मान लो कहना चाहिए जो पहला है, ये जो दिख रहा है ये पहला भाग, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, आउटर लेयर। क्या कहेंगे इसको, आउटर लेयर। ठीक है, यहाँ पर भी इसको देखिए इसमें, ठीक है, ये है आपका आउटर लेयर। आउटर लेयर का नाम आप लोग याद रख लेंगे। आउटर लेयर को कहा जाता है पेराइटल पल्यूरा। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, पेराइटल पल्यूरा। उसके बाद कहना चाहिए अंदर का लेयर। ठीक है जी, ये कहना चाहिए जी अंदर का लेयर। यहाँ पर दो लेयर आपको मिलेंगे, एक देखिए बाहरी लेयर है और ये क्या है, आंतरिक लेयर है। तो बाहरी लेयर, आंतरिक लेयर, ये कॉमन नाम है, लेकिन विज्ञान शब्द में इसका नाम क्या है, आउटर लेयर का पेराइटल पल्यूरा। पेराइटल पल्यूरा। और आंतरिक लेयर को क्या कहा जाता है, विसरल पल्यूरा। पेराइटल पल्यूरा और विसरल पल्यूरा। और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है बीच में, ये बीच में ये कहना चाहिए जो हरी कलर की कहना चाहिए, ये क्या है, ये गुहा है। ठीक है, ग्रे कलर दिख रही ना बीच में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैविटी कहेंगे। तो इस कैविटी को क्या कहा जाता है, मिडिल कैविटी, और इसका विज्ञान शब्द में नाम होता है प्लूरल कैविटी। क्या कह सकते हैं, प्लूरल कैविटी। ठीक है जी। और प्लूरल कैविटी में एक द्रव पाई जाती है, उस द्रव को क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लड। क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लड। अब क्लियर हुआ। ठीक है, चित्र को और ध्यान से देखिए। ये बाहरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेराइटल पल्यूरा। ये आंतरिक को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरल पल्यूरा। और ये दोनों के बीच के गुहा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में एक द्रव भरी होती है, उस द्रव को क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लड। प्लूरल फ्लड। तो यहाँ पर ये प्लूरल फ्लड क्या कार्य करेगा, प्लूरल फ्लड का यहाँ पर कार्य क्या रहेगा, प्लूरल फ्लड कहना चाहिए लंग्स को सुरक्षा प्रदान करती है।
इसको रगड़ से बचाती है। जैसे कि हम लोग कहना चाहिए जब गिरते हैं, गाड़ी से गिरते हैं, बाइक से गिरते हैं, दौड़ते दौड़ते गिरते हैं, तो कहना चाहिए हमारी लंग्स को चोट नहीं लगती है, क्योंकि लंग्स में क्या पाई जाती है, आउटर लेयर, इनर लेयर, पेराइटल पल्यूरा, विसरल पल्यूरा, दोनों के बीच में केविटी, प्लूरल केविटी। उस प्लूरल केविटी में क्या पाई जाती है, प्लूरल फ्लड। ये फ्लड कहना चाहिए लंग्स को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, सूखने से बचाती है, रगड़ से बचाती है। हम लोग गिरते हैं तो वहाँ तक धक्का नहीं पहुँचने देती है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए लंग्स का लेयर है, दो लेयर होती है, आउटर और इनर, दोनों के बीच में केविटी, उस केविटी को बोलेंगे प्लूरल केविटी, फ्लड को बोलेंगे प्लूरल फ्लड। ठीक है जी, ये एक द्रव है। क्लियर। इसी प्रकार से कहना चाहिए ये जो लंग्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो लंग्स में कहना चाहिए, आप लोग को बताया था मैं, इसमें कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में क्या पाई जाती है, इसमें एयर सैक पाई जाती है, वायु कोश पाई जाती है, जिसको एलियोली भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, एक एक में कहना चाहिए लगभग 15-15 करोड़। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ पुस्तकों के अनुसार दोनों फेफड़ों में, दोनों लंग्स में एल्यूली या फिर एयर सैक की संख्या कितनी होती है, 30 करोड़ होती है। कितनी होती है, 30 करोड़ होती है। मतलब एक एक में कहना चाहिए 15-15 करोड़ के आसपास होती है। क्लियर। ये जब 15-15 करोड़ कहना चाहिए जब एयर सैक पाई जाती है, इसी कारण लंग्स क्या हो जाती है, बहुत ही अधिक स्पंजी हो जाते हैं। इसमें कहना चाहिए धमनी और सीरा, उनकी जो कैपिलरी होती है, वो भी कहना चाहिए इसमें जाल के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए प्लूरल कैविटी में पाए जाने वाले द्रव क्या कहलाते हैं, तो उत्तर क्या है यहाँ पर, प्लूरल फ्लड है। क्लियर। अगली क्वेश्चन है, ब्रीथिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में कहना चाहिए ब्रेथिंग। ठीक है, कुछ पुस्तकों में ब्रीथिंग भी लिखा रहता है, कुछ में ब्रेथिंग लिखा रहता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहना चाहिए विशेष रूप से जब ये कोर्स अब 12वीं में थे तब ये कई बार आते थे। आजकल ये कोर्स कहना चाहिए 11वीं में आ गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जानना भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि कहना चाहिए हम लोग कई बार श्वसन और ब्रेथिंग, श्वसन और ब्रेथिंग दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। तो श्वासोच्छ्वास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्वासोच्छ्वास का कहना चाहिए शाब्दिक अर्थ होता है, श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है, श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय वायु को, श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय वायु को फेफड़े के अंदर लिया जाता है, फेफड़े के अंदर लिया जाता है, और गैसेस एक्सचेंज आदान प्रदान होने के बाद CO2 को उसी मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, मान लो कहना चाहिए, ये चित्र को ध्यान से देखते हैं, यहाँ से कहना चाहिए वायुमंडलीय वायु प्रवेश किया, ठीक है, तो अंदर में कहना चाहिए ऑक्सीजन गया। ठीक है, इस यहाँ पर लंग्स रहेगा, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा, और गैसेस एक्सचेंज के बाद कहना चाहिए CO2 को क्या कर देंगे, हम लोग निकाल देंगे, तब इसको क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास का सामान्य अर्थ होता है O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना, O2 को शरीर के अंदर ले जाना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना। कौन सी क्रिया कहलाती है, श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग की क्रिया। लेकिन वास्तव में कहने चाहिए श्वसन क्यों नहीं कहते हैं इसको हम लोग, श्वसन इस कारण नहीं कहते हैं कि श्वसन का जब हम लोग कंप्लीट परिभाषा देखेंगे तो श्वसन के कंप्लीट परिभाषा में क्या होता है, जो वायुमंडलीय वायु होती है शरीर के अंदर प्रवेश तो करती है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद लंग्स में आने के बाद कहना चाहिए वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वो परिवहन करते 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 शरीर में कहाँ चली जाती है, सेल्स में चली जाती है। और सेल्स के कहना चाहिए कौन से भाग में चली जाती है, ये मान लो कहना चाहिए सेल्स है,
ये केंद्रक है। तो सेल से के कहना चाहिए कौन से भाग में चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। यहाँ से कहना चाहिए हम लोग ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेकिया, यहाँ पर कहना चाहिए लंग्स। लंग्स रक्त में घुली हुई पाई जाती है, और रक्त में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो जो O2 होते हैं वो HbO2 बना लेते हैं, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन करते करते कहाँ पहुँच जाती है, कोशिका में पहुँच जाती है। और कोशिका के कौन से आर्गन में चली जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी पहले से क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ पदार्थ है। अब यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँच गया O2, ठीक है। ये O2 कहना चाहिए उस ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और ATP के रूप में ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये कहना चाहिए जब श्वसन का कंप्लीट परिभाषा होगा, तो श्वसन की कंप्लीट परिभाषा में ATP के रूप में ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे श्वसन। मतलब श्वसन में वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर ले जाना, मतलब नाइस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्यूलर डक्ट, एल्यूलर सैक और एयर सैक। एयर सैक में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, मतलब O2 का जाना, CO2 का बाहर निकलना। अंदर जाने के बाद O2 कहना चाहिए किससे क्रिया कर लेती है, Hb से, हीमोग्लोबिन से, और क्या बना लेती है, HbO2। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन करते करते कहाँ पहुँच जाती है, कोशिका में पहुँच जाती है। और कोशिका के कौन से आर्गन में पहुंच जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से क्या होती है, ग्लूकोज होती है। अब इस ग्लूकोज का कहना चाहिए ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, और ATP के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, निर्माण होती है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन कहेंगे। और यदि हम कहना चाहिए ब्रीथिंग कहेंगे, श्वासोश्वास कहेंगे, ठीक है। तो श्वासोश्वास का सामान्य अर्थ होता है वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर ले जाना, और उसके बाद कहना चाहिए उसी मार्ग से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये कहना चाहिए श्वासोश्वास है, ठीक है। जो श्वासोश्वास की क्रिया होती है ये कहना चाहिए कोशिका की बाहर होती है। कहाँ होती है, कोशिका के बाहर होती है। जबकि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। कई बार कहना चाहिए 1 या 2 नंबर में अंतर पूछा जाता है, श्वसन और श्वासोश्वास में अंतर। हालांकि ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ठीक है। तो श्वसन कहना चाहिए एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन क्या होती है, एक जैव रासायनिक क्रिया, मतलब बायोकेमिकल एक्टिविटी होती है। जबकि श्वासोश्वास क्या होती है, एक यांत्रिक क्रिया होती है, मैकेनिकल क्रिया होती है। और श्वासोश्वास की क्रिया कहना चाहिए कोशिका के बाहर होती है, कोशिका में नहीं होती है। जबकि श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। क्लियर। श्वसन में कहना चाहिए ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा, लेकिन श्वासोश्वास में ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल O2 लेना और CO2 को क्या करना है, छोड़ना है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए ब्रीथिंग की क्रिया है। तो ब्रीथिंग की क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो जनरली तौर पर कहना चाहिए 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है इंस्पिरेशन और सेकंड को कहा जाता है एक्सपीरिएशन। मतलब पहला चित्र देखिए, ये दिख रहा है, ये इंस्पिरेशन, और सेकंड क्या है, एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर ले जाना, और एक्सपीरेशन मतलब होता है जो CO2 बनती है शरीर में, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो श्वासोश्वास की क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्लियर। ये जो श्वासोश्वास की क्रिया होती है ये मुख्य रूप से हमारे लंग्स की सहायता से नहीं होती है, क्योंकि ये माना जाता है जो मानव लंग्स होते हैं, मानव की जो फेफड़े होती हैं उसमें पेशियां नहीं पाई जाती है। मानव की कहना चाहिए जो लंग्स होती है इसमें मसल्स, मतलब पेशियां इसमें नहीं पाई जाती है, जिसके कारण श्वासोश्वास की क्रिया लंग्स के कारण नहीं होती है, बल्कि कहना चाहिए एक थोरेसिक कैविटी होती है, वक्षीय गुहा होती है। उस वक्षीय गुहा की कहना चाहिए छोटी और बड़ी होने के कारण श्वासोश्वास की क्रिया होती है। क्लियर। हमारी जो कहना चाहिए जो वक्ष होती है, अपने जो
जैसे कि अपने शरीर में मनन कर सकते हैं, ये जो वक्ष है, ठीक है, आप कहना चाहिए इसमें वायु को अंदर ले जाने के प्रयास करिए तो ये जो वक्ष होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो जो वक्ष कहना चाहिए क्या हो सकती है, सिकुड़ सकती है। क्लियर। तो हमारे कहना चाहिए वक्ष के अंदर में थोरेसिक कैविटी पाई जाती है, वक्षी गुहा पाई जाती है। क्लियर। तो ये जो थोरेसिक कैविटी होती है इनकी आयतन घटती है और बढ़ती है। जब इनकी आयतन जब बढ़ती है तो इनस्पिरेशन होती है, मतलब वायुमंडलीय वायु शरीर के अंदर जाती है। और जब कहना चाहिए थोरेसिक कैविटी वक्षी गुहा जब संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वास्तव में कहना चाहिए लंग्स में मसल्स तो नहीं है। तो थोरेसिक कैविटी के आयतन एक बार घटती है फिर बढ़ती है, मतलब हमेशा कहना चाहिए एक बार बढ़ती है और एक बार घटती है। तो कहना चाहिए थोरेसिक कैविटी के आयतन क्यों घटती बढ़ती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए कहना चाहिए जिम्मेदार कौन होते हैं, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक मसल्स को कहा जाता है डायफ्राम की पेशियाँ, एक मसल्स को कहा जाता है डायफ्राम की पेशियाँ, और दूसरे को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल, दूसरे को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है जी। यहाँ पर दो पेशियाँ जिम्मेदार है। एक पेशियाँ क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक पेशिया का नाम है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। लेकिन ये इंटरकोस्टल मसल कहना चाहिए दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये कहना चाहिए पहला मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, लेकिन ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। उसके बाद दूसरी मसल्स का नाम होती है डायफ्राम की पेशियाँ। डायफ्राम की पेशियाँ, ये वही डायफ्राम होती है जो कहना चाहिए थोरेक्स और एब्डोमेन को क्या करती है, विभाजित करती है। और ये डायफ्राम केवल कहने चाहिए किस में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है, मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज में नहीं पाई जाती है। डायफ्राम सिर्फ किस में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी की जो आयतन होती है उसको घटाने और बढ़ाने के लिए दो मसल जिम्मेदार है। दोनों मसल्स का नाम आप लोग याद करिए, पहला क्या है डायफ्राम की पेशियाँ और दूसरा क्या है इंटरकोस्टल मसल। लेकिन ये इंटरकोस्टल मसल से कहना चाहिए दो प्रकार की होती है, पहला होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और सेकंड होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर। पहला है जैसे कि इनस्पिरेशन, वायुमंडलीय वायु का शरीर के अंदर प्रविष्ट करना, वायुमंडलीय वायु का शरीर के अंदर प्रविष्ट करना क्या कहलाएगा, इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के समय थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। दोनों चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देखिए, दोनों थोरेसिक कैविटी है। पहले वाले में थोरेसिक कैविटी आकार में क्या है, बड़ी है, आकार में क्या है, बड़ी है, मतलब आयतन बड़ी हो गई। इसका कारण क्या है, क्योंकि वायुमंडलीय वायु कहाँ प्रवेश कर रही है, अंदर में प्रवेश कर रही है। क्लियर। तो थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दूसरा चित्र देखिए, इस चित्र को, ये कहना चाहिए सिकुड़ी हुई है, क्योंकि कहना चाहिए यहाँ से CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है। आप गुब्बारे के मनन कर सकते हैं, किसी भी गुब्बारे में कहना चाहिए आप वायु को भरिए तो गुब्बारे की आकार क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उस गुब्बारे से कहना चाहिए एयर को बाहर निकालिए तो गुब्बारे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो उसी प्रकार से कहना चाहिए ये जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये कहना चाहिए थोरेसिक कैविटी है, इसमें कहना चाहिए बड़ी है और इसमें क्या है, छोटी है। तो थोरेसिक कैविटी के कहना चाहिए बड़ी होने के कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे
ये दो प्रकार की मसल से होती है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर। यहाँ से भी कहना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, हालांकि इसमें कई बार कहना चाहिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंस्पिरेशन। पहला देखते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, ये पहला है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इसका कारण को देखेंगे। इसमें कहना चाहिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये हो जाती है संकुचित। ये क्या हो जाती है? संकुचित। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्लियर। इसी समय कहना चाहिए जो डायफ्राम की पेशियां होती है, इसी समय जो डायफ्राम की कहना चाहिए मसल से होती है, पेशियां होती है, ये भी क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्लियर। इंस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी संकुचित होती है, और दूसरा कहना चाहिए जो डायफ्राम की पेशियां होती है ये भी क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ उदर की पेशियां भी पाई जाती है। यहाँ पर नीचे में क्या पाई जाती है? उदर की भी पेशियां पाई जाती है। क्लियर। तो ये कहना है कि जो एब्डोमेन या फिर उदर की जो पेशियां पाई जाती है, ये जो मसल से पाई जाती है, ये कहना चाहिए शिथिल हो जाती है। ये क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। मतलब यहाँ पर याद रखेंगे, ये जो पहला है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये संकुचित, डायफ्राम की पेशियां संकुचित, लेकिन उदर की पेशियां क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। क्लियर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल संकुचित, डायफ्राम की पेशियां संकुचित, और उदर की पेशियां क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। इनके कारण कहना चाहिए डायफ्राम नीचे तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है, जिसके प्रभाव के कारण ये जो कहना चाहिए थोरेसिक कैविटी होती है, इसकी आयतन क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्लियर। अब उसके बाद जस्ट कहना चाहिए इसको देखते हैं एक्सपीरेशन में, जिसमें CO2 को क्या करना है? बाहर निकालना है, और थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। क्लियर। तो एक्सपीरेशन, इसमें कहना चाहिए तीनों पेशियां ही रहेंगे। क्लियर। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखेंगे सेकंड चरण में। ठीक है, सेकंड चरण में क्या होता है? जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये मसल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकुचित। पहले वाले में क्या बताया था मैं? यहीं पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल संकुचित बताया था। ये एक्सटर्नल नहीं है, ये है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए दूसरी होती है डायफ्राम की मसल्स, डायफ्राम की पेशियां। तो यहाँ पर डायफ्राम की पेशियां क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। डायफ्राम की पेशियां क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। क्लियर। उसके बाद तीसरा क्या होता है? उदर की पेशियां। तीसरी क्या होती है? उदर की पेशियां। तो यहाँ पर उदर की पेशियां क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्लियर। जिसके कारण कहना चाहिए थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। क्लियर। एक्सपीरेशन सेकंड क्रिया। ठीक है, इनमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल संकुचित, डायफ्राम की पेशियां शिथिल, और उदर की पेशियां संकुचित। इन तीनों के कहना चाहिए संयुक्त प्रभाव के कारण जो डायफ्राम कहना चाहिए इसमें जो नीचे आती है ये ऊपर की ओर चली जाती है, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी की आयतन क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, और दबाव अधिक पड़ती है, और CO2 क्या हो जाती है? शरीर से बाहर निकल जाती है। इसमें O2 कहना चाहिए अंदर प्रवेश करती है, और इसमें CO2 बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए जो ब्रेथिंग की क्रिया होती है, श्वासोश्वास की क्रिया होती है, ये लगातार क्या होती रहती है? चलती रहती है।
क्लियर।